नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति रावत है। सच बताऊं तो मेरे को पहले बीएमएस का मैंने नाम नहीं सुना था। आ गए इस फील्ड में तो अच्छा करना है, तो वहां से मुझे एक सर्जरी का क्रेज शुरू हुआ। अपने करियर के साथ साथ आपको अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। आयुर्वेद में इतने सारे फील्ड है बच्चे, इतने सारे कि अगर आप एक चीज लेके बैठोगे ना तो तुम्हें उस पे ही न जाने कितने ऑप्शन मिल रहे हैं। एनोरेक्टल सर्जन गर्ल्स का काउंट बहुत कम है। चैलेंज ये क्या होता है? एनोरेक्टल में हमारी जैसे फिस्टुला है ना, जैसे भगंदर बोला है, फिशर है, पाइल्स यानी बवासीर, अर्श जिसे बोला है। स्टार्टिंग में जब फोटोज डाली थी तो बहुत से लोगों के मुझे बहुत ही ऐसे वैसे कमेंट्स आए थे कि लाइक क्या सोच के तुमने एनोरेक्टल। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू द आयुर्वेद संवाद यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप सभी को पता है, आयुर्वेद संवाद में हम हमेशा रियल स्टोरी आयुर्वेद बेसिस में या फिर आयुर्वेद की मोटिवेशन, ये सब के बारे में हम आयुर्वेद संवाद में बात करते हैं और हर बार आप लोगों के लिए कुछ नई स्टोरी लाने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति रावत मैडम, जो कि एक एनोरेक्टल सर्जन भी है। और आप लोगों को आज मैडम की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग भी लगेगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले ही कर दे वीडियो को, क्योंकि आपको मैम की स्टोरी बहुत अच्छी लगने वाली है एंड तक। तो थोड़ा सा मैडम के बारे में जानते हैं। मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में अगर इंट्रोडक्शन दे दे बच्चों को। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति रावत है और मैं बेसिकली टिहरी गढ़वाल से हूँ। टिहरी गढ़वाल में चमियाला एक जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है वो सारी 12th तक की एजुकेशन इंटर कॉलेज से हुई है। 10th तक हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल था और 11th-12th मेरा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से हुआ है। देन आफ्टर 2010 में मेरा 12th हुआ है। देन साथ साथ ही मेरा 2010 बैच है बीएमएस का। और गैप ना करते हुए एमडी रचना शारी ऋषिकुल से है मेरी। और मैरिज मेरी हरिद्वार में ही हुई है, तो अब मैं फाइनली हरिद्वार से हूँ। और मेरी जो हस्बैंड है डॉक्टर हर्षित गोयल, वो यहाँ पे पीडियाट्रिक्स हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और एक मेरी छोटी सी डॉटर है। हाँ, डॉटर तो बहुत प्यारी है। तो मैडम का मतलब पूरा फैमिली में ही सर से मोटिवेशन मिलती होगी मैडम। एग्जैक्टली। मेरे इवन वैसे मैं एमडी एनाटॉमी हूँ, लेकिन जो मेरा क्लिनिशियन का सफर रहा है वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ही मुझे मोटिवेट किया। उन्हें लगता था कि लाइक ठीक है, तुम एमडी एनाटॉमी है लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट है सर्जरी का, तो तुम इस फील्ड में क्यों नहीं चली जाती हो। इवन पहले मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता था, पेशेंट नहीं आ रहे कि मतलब कैसे मैनेज होगा। तो मुझे कहते थे देखो स्वाति, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे तुम्हारे पेशेंट भी आने शुरू होंगे। थोड़ा सा कहते ना पेशेंस लेवल बढ़ाओ अपना। मेरे अंदर सच में पेशेंस नहीं है, बट वो ऐसे थे। कुछ टाइम मैंने लाइक कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं ऑन पेपर भी रही हूँ कुछ टाइम के लिए। मेरी मदर इन लॉ थोड़ा सा सिक है, तो उस टाइम पे सैलरी का थोड़ा सा ये था कि मतलब मैंने सैलरी नहीं ले रही थी कॉलेज से। तो तभी मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी थी। इवन मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि जब मुझे लगता था पता नहीं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मुझे कहता था कोई बात नहीं। वो 2-3 जगह जैसे ये होता था ना, हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे कि उन्हें ये ना लगे कि मेरी सैलरी नहीं आ रही है। कहते तुम ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छा अर्न कर सकती हो, बहुत अच्छा कर सकती हो। बस ये कि पेशेंस लेवल अपना बढ़ाओ और जो तुम्हारी लाइक नॉलेज है वो तुम दूसरों को दो। तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे पेरेंट्स एंड मेरे हस्बैंड वो ट्रिपॉइड ऑफ लाइफ मेरी लाइफ में। लेकिन हाँ, ये है आयुर्वेद में बहुत अच्छा कर सकते हैं सारे ही, अगर करना चाहें। लेकिन आयुर्वेद को बहुत कुछ है एग्जैक्टली, तो करना पड़ेगा आप लोगों को एक बार। बाकी जुड़े रहो, वीडियो को अच्छे से देखते रहो, तो नई नई स्टोरियां सीखने के लिए मिलेंगी आप लोगों को। उससे भी आप लोग अच्छा कर सकते हैं आगे। आपको पता चलेगा कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फील्ड है। क्योंकि मैम ज्यादातर बच्चों को फील्ड ही नहीं पता है आयुर्वेद में कि वो कितना ब्रॉड है, उसके बारे में कोई बताता भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं बताया जाता और पता भी नहीं है बच्चों को। यही चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन मेरे तो अभी भी मुझे अभी पता चला, डॉक्टर साहब भी मेरे स्टूडेंट ही है। और मेरे को हमेशा से अपने स्टूडेंट से एक अटैचमेंट रहता है। इवन जो पुराने स्टूडेंट भी है 2017 से लेकर अभी तक, अभी जस्ट मेरा प्रमोशन होने वाला है तो मैं रीडर बन जाऊंगी। तो मेरा ना बच्चों से पीजी टाइम से बहुत ही अटैचमेंट रहा है।
इवन कोई बच्चा मुझे कॉल करके कहे ना मैम ये चीज समझ नहीं आई, मैं खुद पढ़ के उसे पहले समझाऊंगी। तो बच्चों के लिए कुछ भी, बशर्ते बच्चा पढ़ने वाला हो, उसका इंटरेस्ट हो, है ना। तो टीचर तो मैम बहुत अच्छी है, मैम से अच्छा टीचर कोई नहीं है। ठीक है, तो मैम आज का हमारा पहला सवाल आपसे है, थोड़ा आपको हम पीछे की तरफ ले जाते हैं आपके कॉलेज टाइम में। हाँ। तो जब मैम आप कॉलेज टाइम पे थे, उस दौरान आप भी जैसे सारे स्टूडेंट है, सबके साथ कॉमन प्रॉब्लम है कि सब परेशान होते हैं, पता नहीं रहता कि आगे क्या करना है। तो आपको भी ऐसा एक फेज आया आपकी लाइफ में कि आपको पता नहीं है अब आगे क्या होगा कॉलेज के बाद, और कैसे आप उस फेज से बाहर निकले? तो ये थोड़ा स्टूडेंट्स को। ओके, क्वेश्चन थोड़ा टफ है बट मैं एक चीज बोलूं, देखो जब मैं सच बताऊं तो मेरे को पहले बीएमएस का मैंने नाम नहीं सुना था, बस मुझे ये पता था एक तो एमबीबीएस होता है, एक बीडीएस होता है ना। तो हुआ ये था कि जब मैं 2010 की बातें यहाँ पे आई थी, तो मेरा जब बीएमएस में हुआ था तो एक नोन है, उन्होंने पापा को बताया कि नहीं आप करवा लो, है ना। तो एडमिशन ले लिया। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा लाइक पदार्थ विज्ञान, वो आत्मा परमात्मा, संस्कृत टचवुड मेरी अच्छी थी, संस्कृत से मुझे कभी डर नहीं लगा। इवन संस्कृत की मैं टॉपर भी नहीं हूँ, मेरी मम्मी खुद संस्कृति लेक्चरर है। देन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे मतलब फर्स्ट ईयर तो मेरा चला गया, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये था, एक क्रेज होता ना अब हम डॉक्टर बनने वाले, तो मुझे टचवुड कभी ऐसा फील नहीं हुआ। ये था कि अब आ गए हैं इस फील्ड में तो अच्छा करना है। तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने जैसे जो जनरल चीजें लाइक बीपी इंजेक्शन, आईएम, आईवी, ये सारी चीजें जा जाके सीखी है। देन सेकेंड ईयर में आई तो सेकेंड ईयर थोड़ा सा लगा स्लो, क्या करने, रोग निदान है, बहुत सी चीजें कि फिर ये लगा कि यार इसमें स्लो याद करके क्या मिलेंगे, ठीक है। देन चलो टीचर पूछते थे, बताना पड़ता था। फिर हमारे एक टीचर हैं, उन्हें मैं बहुत मानती हूँ, डॉक्टर वैद्य विनेश गुप्ता सर। तो सर हमें रोग निदान पढ़ाते थे, तो मैंने सर का क्लिनिक ज्वाइन करा। तो सर का धर्मपुर में क्लिनिक है, रुद्राक्ष आयुर्वेदिक करके। इवन वो जो आयुर्वेद परिषद है, विश्व आयुर्वेद परिषद, उसके भी हेड है। तो सर करवाते हैं, मतलब अगर कोई बच्चा जाना चाहे वहां पे सीखने तो जा सकते हैं। तो सर का अपने स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक कहते हैं ना कि प्रेम भाव है ना, वो चीज है। तो मैं वहां गई, वहां मुझे आयुर्वेद की फैक्ट्स पता चले। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने कोई भी श्लोक ले लिया, ठीक है, आमा जी के श्लोक हैं या हमें समझ नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकली उनके फैक्ट्स क्या हैं, वो चीज जब जाननी शुरू करी ना तो एक इंटरेस्ट आने लगा कि अच्छा ऐसा भी वो कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने फाइनल ईयर तक सर को ज्वाइन किया। देन उसके बाद इंटर्नशिप के लिए मैं साथ साथ जैसी फाइनल ईयर हुआ उसके बाद मैंने डॉक्टर मन्नत सर हैं, उनको मैंने ज्वाइन किया कि पीजी करनी है। तो इंटर्नशिप में अभी टाइम था, एज यूजुअल एचएनबी का रिजल्ट हमेशा लेट आता था। हम लोग पूरा 2010 बैच है, 2017 में इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है, मतलब 7 ईयर हमारा बीएमएस चला उत्तराखंड का। तो मन्नत मरवा सर, उन्होंने चरक इतनी बढ़िया चरक पढ़ाई, सीरियसली। उसके बाद तो चरक पढ़ने, चरक है सुश्रुत ऐसे भी पढ़ते हैं, वो मुझे उनसे पता चला। उसके बाद संहिताओं से ना एक प्रेम सा हो गया, है ना। देन बहुत से ऐसे टीचर हैं जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है। अब बहुत से लोगों का तो नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन ये है कि हमारी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रही। फिर धीरे 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 जब आयुर्वेद की फैक्ट्स जानने शुरू किए तो आयुर्वेद में एक अलग इंटरेस्ट आया। इवन जैसे कई बार पेशेंट आते थे, उनके साथ जैसे ट्रीटमेंट करना या देखा कि हाँ आयुर्वेद ऐसा भी काम करता है, तो वो चीजें तो मतलब अगर मैं अपना गुरु कहूंगी तो इस चीजों में तो मैं विनेश गुप्ता सर को कहूंगी। और अनुमेहा मैम है सर की वाइफ, वो भी बहुत मोटिवेट करती थी। देन उसके बाद मैं इंटर्नशिप मेरी उत्तरकाशी से हुई, तो वहां से मुझे एक सर्जरी का क्रेज शुरू हुआ कि हाँ सर्जन बनना है। देन एमडी हुई थी, एमडी एनाटमी से हुई है मेरी। देन धीरे 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 धीरे, चलो अभी लंबी स्टोरी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर विशाल गांधी बॉस, जिन्होंने मुझे रिकमेंड करा जी इस पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल जी। तो मैम अब हमारा थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब कॉलेज लाइफ का तो आपका हो गया, अब थोड़ा कॉलेज से बाहर लेके मैडम को वापस से टीचर बनाते हैं। तो मैम जैसे कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं अपने कैरियर को लेकर। ओके, तो आप क्या गाइड करना चाहोगे सारे बीएमएस स्टूडेंट को, स्पेशली करियर को लेके कहना चाह रहे हो या फिर बीएमएस में आने के बाद कंफ्यूज? हाँ मैम, बीएमएस में आने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि हम कॉलेज तो कर रहे हैं लेकिन अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पहली बात
जो फोकस्ड हैं वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। जी। मोस्टली कंफ्यूजन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को है जिनका टारगेट कुछ और होता है और आ कहीं और जाते हैं। मोस्टली जब भी नया बैच आता है, जैसा मेरा एमडी एनाटॉमी है, तो नया बैच आता तो उन्हें पूछो कैसे बीएमएस में आए, तो मोस्टली 70% ऑफ स्टूडेंट का रिप्लाई यही मिलता है कि मैम एमबीबीएस नहीं मिला, दैट्स व्हाई आई एम हियर, है ना। तो देखो, अगर आप फोकस्ड हो कि आयुर्वेद करना है, तो अगर आपको ये है कि आपको एमबीबीएस करना है, तो आप 1 साल और ब्रेक लेके आप तैयारी कर लीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो आपको डेफिनेटली आयुर्वेद पे ही फोकस करना चाहिए, है ना। और मेरा एक चीज मानना और है, बहुत से स्टूडेंट का क्या है, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, फैमिली प्रेशर में आके बहुत लोग करते हैं। तो बच्चे, जब आप आ ही गए हो तो एटलीस्ट एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलो। और इसके अलावा मैं एक चीज और मानती हूँ, आजकल पढ़ाई के अलावा बहुत से ऐसे फील्ड है, जैसे किसी को डांसिंग में इंटरेस्टिंग है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, ठीक है, कोई घूमने फिरने में, कोई रील्स बनाने में लाइक यू, कोई वीडियो बनाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने करियर के साथ साथ आपको अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। एक लाइफ है, वो एंजॉय करो। देखो, मैं तो कल के भरोसे नहीं रहती हूँ, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मिला है उसे अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट इस चीज को लेके बहुत खुश रहते हैं कि मैम कभी लाइक ये नहीं कहती है कि जैसे कॉलेजेस में होता है कि बॉयज गर्ल्स एक साथ क्यों, ठीक है, वो एज टीन एज तो निकल जाती है हमारी। हम लोग एटलीस्ट इतने हमें इतना पता होता है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज बुरी है। तो मैं हमेशा एक चीज हमेशा कहती हूँ बच्चों को, देखो पढ़ाई भी करो, अपने शौक भी पूरे करो, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलो। अब आप आयुर्वेद में आए हो तो आयुर्वेद को रटो नहीं, उसे समझो, उसके फैक्ट्स को समझो, है ना। और आयुर्वेद में इतने सारे फील्ड है बच्चे, इतने सारे, कि अगर आप एक चीज लेके बैठोगे ना तो तुम्हें उस पे ही न जाने कितने ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बेसिकली किसी एक चीज को आप अच्छे से पढ़ो, किसी एक चीज को पकड़ो, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजों के पीछे आप भाग जाओ। आयुर्वेद में अगर आप एक चीज को भी पकड़ोगे तो उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ब्रॉड स्कोप है उसमें, बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम से हमारा ये है कि मैम, इंडिया में या ऑल ओवर भी अगर हम देखें तो एनोरेक्टल सर्जन गर्ल्स का काउंट बहुत कम है, ऐसा क्यों? ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए या फिर उनके लिए चैलेंजेस है इसके? चैलेंज ये क्या होता है? गर्ल्स के लिए कौन सी चीज ऐसी है जो गर्ल्स नहीं कर सकती? इवन मंगल ग्रह पे लड़कियां जा रही हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में लड़कियां पहुंच चुकी है, ठीक है, इंडियन आर्मी में बात करें लड़कियां हैं, कोई भी टॉप की सर्जन हो, ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ लड़कियां नहीं है? आई थिंक हर जगह लड़कियां टॉप पे चल रही है ना। इवन 12th 10th के रिजल्ट आते हैं, अपने बैच में देख लो, टॉपर मोस्टली गर्ल्स ही मिलेंगे। तो गर्ल्स के लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है ना। इवन रही बात अपॉर्चुनिटी की, तो वो डिपेंड करता है कि आपका लाइक इंटरेस्ट किस में है। मोस्टली जो फीमेल्स है उनको गायनी में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। और दूसरी चीजें देखो, अगर फ्रैंकली बोलूं तो जो एनोरेक्टल डिजीज है, एनोरेक्टल में हमारी जैसे फिस्टुला है ना, जैसे भगंदर बोला है, फिशर है, पाइल्स यानी बवासीर, अर्श जिसे बोला है ना, तो एनोरेक्टल डिजीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब अगर हम लोग उत्तराखंड का ही आंकड़ा देखें, सर्जरी डिपार्टमेंट में मोस्टली गर्ल्स हैं, लेकिन बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत से नहीं करते। तो जो करते भी हैं तो एनोरेक्टल का आई थिंक शायद कुछ चीजें, देखो सोसाइटी है ना, लोगों को आज भी ऐसा लगता है, मेरे पास जिस तरीके के पेशेंट आते हैं तो मोस्टली काफी या तो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, तो उनका जवाब क्या रहता है कि मैम वो ना इतने टाइम से दिक्कत थी, क्यों नहीं बताया? शर्म के मारे। क्योंकि देखो, या तो सर्जन के पास जाओ, जनरल जो सर्जन है वो जनरल चीजें देखेंगे, है ना। मेल को ये जितने भी फीमेल्स है वो मेल को दिखाने में थोड़ा सा हेजिटेट होती है, और जो गायनी को दिखाओ तो गायनी का वो एरिया नहीं है, फील्ड नहीं है ना। तो आज भी कहीं ना लोगों को ये लगता है कि हेजिटेट होते हैं कि यार हम इस चीज के डॉक्टर हैं। इवन मैं अपना ही बताती हूँ, मेरा एक एनोरेक्टल पेज करके हैं, तो मैंने उस पे स्टार्टिंग में जब फोटोज डाली थी तो बहुत से लोगों की मुझे बहुत ही ऐसे वैसे कमेंट्स आए थे कि लाइक क्या सोच के तुमने एनोरेक्टल का फील्ड चूज करा, ठीक है, कि ये तो बवासीर। और मजे की बात, जिन लोगों ने क्वेश्चनिंग करी उन्हीं को ये सारी चीजें थी, है ना। तो मेरे को ये था कि देखो, मैंने जब प्रैक्टिस का सोचा था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो स्किन का था और एक इसका था एनोरेक्टल का। फिर मुझे लगा जिस तरीके से सोसाइटी में डे बाय डे एनोरेक्टल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा आई थिंक
ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आई थिंक हरिद्वार में अभी तक 2-3 जगह बैठ रही हूँ, तो यहाँ पे फीमेल्स, मतलब मैं फीमेल हूँ इस वजह से ज्यादा पेशेंट आते हैं, क्योंकि मोस्टली फीमेल सफर कर रही है प्रेगनेंसी टाइम में, कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन, ठीक है। और मोस्टली लोगों का क्या रहता है कि मैम हमने मेडिकल से दवाई ले ली, ये दिक्कत हो रही थी, फिसर एंड पाइल्स, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है दोनों का, लेकिन लोगों को लगता है कि स्किन टैग है, दैट इज पाइल मास्क, और ट्रीटमेंट फिर गलत होता है, फिर लास्ट में नौबत ही आती है कि सर्जरी की नौबत आती है। तो ऐसा नहीं है, मुझे ये लगता है कि आप सभी को इस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए, है ना। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, ये कोई लाइक शर्माने वाली चीज या हेजिटेट करने वाली चीज नहीं। इवन सफर करोगे तो आप खुद से करोगे। अगर इसको स्टार्टिंग फेज में ही कोई बीमारी अगर ट्रीट कर ली जाए तो वो ट्रीटेबल है। अदरवाइज एज यूजुअल थोड़ा सा पेनफुल है या आप ही सफर करोगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप भी करेंगे। तो मैम आपके कुछ सोशल मीडिया में भी मैं कनेक्टेड था पहले से ही, तो वहां पे भी मैं देख रहा था आप कोई कोर्स करवा रहे हैं बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए भी जो हेल्पफुल हो, तो थोड़ा आप उसके बारे में बताएंगे क्या है, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैं ज्वाइन जरूर करना चाहता हूँ। स्टॉकिंग चल रही है। ओके, देखो मैंने जब एनोरेक्टल शुरू किया था, तो मेरे को इससे पहले मेरे को था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे ये चीज सीखनी है। तो मैं अगर बात करूँ पूरे इंडिया की, इंडिया में ऐसा कोई भी अच्छा एनोरेक्टल सर्जन नहीं जिनसे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश ना की हो। तो हर बार मुझे यही जवाब मिलता था कि जब हम कोर्स करवाएंगे, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें थी। देखो, बड़ी दुख की बात है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन सिखाने को कोई भी तैयार नहीं रहता। ठीक है, सिखाना चाहते, देखो वो भी एक उनके भी एक लिमिटेशन है। ये भी हो सकता है अगर हर किसी को अलाउ कर दें तो शायद वो लोग भी अपना कैसे कर पाएंगे, है ना। तो देखो, उसमें मैं उनकी गलती नहीं कहूंगी या कुछ भी ऐसा। बस ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीखने तो जाते हैं, लेकिन देखो आपने नोटिस किया होगा 100 बच्चे आते हैं, 100 में से 1 या 2 बच्चे होते हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। सेम वही हाल होता है। अगर अपॉर्चुनिटी दी भी जाए, एक्चुअली जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए है नहीं कुछ। तो यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लास्ट सेमिनार हुआ था, वहां पे डॉक्टर ललित चौधरी सर वो मुझे मिले। तो सर से ऐसी बात होने लगी, तो सर ने मुझे बताया, मतलब उनकी बहुत अच्छी ओपीडी है आयुर्मैक्स हॉस्पिटल में, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, सर वहाँ पे कर रहे हैं, और सर बहुत ही सपोर्टिव है। तो हुआ ये था कि एक दिन ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर कभी आगे इन फ्यूचर मेरे अगर अच्छे पेशेंट हो तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर सिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जो लोग एक्चुअली सीखना चाहते हैं ना, उनके लिए कुछ है नहीं। वो भी क्या करें, घूम फिर के आरएमओ की जॉब करते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो फिर ये लगा, तो उन्हें लगा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है आपका। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने भी सपोर्ट किया, आप स्टार्ट करो, हॉस्पिटल मेरा रहेगा। देन फिर क्या था, पहले लगा कि मजाक है, लेकिन फिर फाइनली हम लोगों ने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसमें लाइक 3 days, 7 days एंड 1 month का है। सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें 4 सूत्रा एंड लेजर प्रोक्टोलॉजी का है। बकायदा पूरा हम उसमें सर्टिफिकेट देते हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। मैंने देखा ना, हम लोग कहीं लास्ट ईयर यहाँ पे एक जगह एक सेमिनार हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगी, तो वहाँ पे साथ ही कई लोगों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अटेंड करी थी। तो वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऐसी थी, ओटी में कर कोई और रहा है और पीजी स्कॉलर्स हैं, देन उसके अलावा वहाँ के डॉक्टर्स हैं, और वो जो हैंड्स ऑन वाले हैं ना, वो बिल्कुल गेट के पास खड़े हैं, उन्हें देखने दिया जा रहा है क्योंकि वो ओटी में खड़े, दैट इज हैंड्स ऑन। तो फिर ये लगा हम ऐसे नहीं करेंगे। हमारे टाइम में जैसे 3 days वाला सिर्फ एक ही स्टूडेंट, 1 month वाला एक ही स्टूडेंट्स। अभी हमारे 2 स्टूडेंट्स जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, तो अगर उनका भी अभी एक इंटरव्यू आएगा तो मैं अपने पेज पे डालूंगी आपको टैग करके, है ना। तो उनसे आप क्वेरी कर सकते हैं कैसे हैं, क्या है। एक हरियाणा से थे और एक डॉक्टर साहब यहीं से थे, इवन वो तो आरएबी से हैं। तो अभी हमारा एक नया बैच अभी परसों से शुरू हुआ है, तो ऑलरेडी हमारे फील्ड रहते हैं सारे। तो बस ये है कि एक कहते हैं ना, हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम 2 लोग एक साथ आ जाएंगे, तो हमें ये लगता है कि देखो एक टारगेट लेके चले, एक अच्छे उद्देश्य से। एक हमने सोचा है कि देखो हम आयुर्वेद वाले ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा नाम होगा।
आपको पता क्यों आज भी आपने एक चीज नोटिस करी डॉक्टर साहब, लाइक हम लोग यहाँ से जाते हैं, ठीक है, 5.5 साल का BMS है, 5.5 साल का MBBS है, ठीक है, गवर्नमेंट में दोनों का पे स्केल सेम है, ठीक है, क्यों प्राइवेट में इतना भेदभाव होता है? कभी आपने सोचा एक BMS को 10,000 दे रहे, वही एक MBBS अगर पास आउट होके निकले तो उन्हें 80,000 से उनकी स्टार्टिंग है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने खुद को इतना दबा रखा है, क्योंकि यार जब हमारे पास अपनी पैती है हम अपने उसमें काम करेंगे, या हम इतने नॉलेजेबल बने। देखो कोई भी चीज है, थ्योरी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तुम्हें पता होगा इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, तभी तो आप आगे कुछ कर पाओगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है पहले हम लोग जितनी संख्या में प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा नाम होगा, उतनी हमारी रिस्पेक्ट होगी। और जैसा आपको भी पता है आज के टाइम पे लोग डे बाय डे आयुर्वेद की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, है ना। प्लस इसके अलावा देखो पंचकर्मा है, ठीक है, अपना पंचकर्मा लोगों ने स्पा खोले हुए हैं, ठीक है, जस्ट बिल्कुल स्पा क्या एक तरीके से देखा जाए पंचकर्मा है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा करके वो करते हैं, तो है तो हमारी पैथी ना। अब देखो हमारी जो पैथी है आयुर्वेद की वो सबसे पुरानी पैथी है अगर हम तीनों पैथियों को कंपेयर करें तो। और लेकिन वही है कि कोई सिखाना ही नहीं चाहता था। अच्छा मैम, उस टाइम पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। जैसे उस टाइम पे भी हमारे बोला जाता था कि ऋषियों ने ज्ञान बांटा था, एक दूसरे को सिखाया था एग्जैक्टली। लेकिन अब वही चीज नहीं हो पा रही है, क्योंकि और कोई सिखाना नहीं चाह रहा दूसरे को कि अगर भाई उसने मेरे बगल में दुकान खोल दी तो मेरे पे इफेक्ट हो जाएगा। पता यही थिंकिंग तो चेंज करनी है। बिल्कुल, मुझे ये है कि अगर कुछ ऐसा हो तो मैं ये थिंकिंग चेंज करूं कि भाई ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़ेगा। हमेशा जितनी चीजों को समेट के रखो उतना क्या होगा, हमारा ज्ञान कम होगा। अब मैं अपना ज्ञान 10 लोगों को बांटूंगी तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। और देखो नाड़ी विज्ञान हम लोगों की, आप ये सोचो ना, प्लास्टिक सर्जरी आज लोग करते हैं, ठीक है, हमारे सोशल संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन किया गया है, ठीक है। एक और चीज कहना चाहूंगी, कभी आप लोगों ने इस चीज को लेके सोचा फादर ऑफ सर्जरी कौन है? आचार्य सुश्रुत। मजे की बात, MS शल्य करने के बाद आयुर्वेद वालों को ही सर्जरी अलाउ नहीं है। ये तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्यों नहीं है? जियो में लिखा है, तुम कर सकते हो। हमारे उसमें हम लोगों कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे उसमें नहीं बता रखे आयुर्वेद में। तो ये इस चीज के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। अब वो तभी होगा जब हम सारे लोग मिलके रहेंगे। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि हम सारे लोगों को, यहाँ क्या होता है, एक जो मैंने नोटिस किया है, एक डॉक्टर के पास गए, उसने ट्रीटमेंट बताया, गलती से वो दूसरे डॉक्टर के पास, तो वो ये नहीं करेंगे डॉक्टर साहब ने सही दवाई दी है, टांग खींचेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, अरे ये तो है कहाँ चले गए, ये करते। तो ये चीजें जो है ना वो चीज खत्म करनी है हमें। हम जितना मिलके रहेंगे, जितना अच्छे से रहेंगे, उतना हमारा जो कहते हैं ना हमारी पैथी के लोग रेस्पेक्ट करेंगे। तो हो सकता है अब हमारे धीरे धीरे पॉडकास्ट को देख के क्या पता बच्चे आगे डॉक्टर अच्छे बने, एक दूसरे को सिखाए और ये सारी चीजें चेंज हो, थोड़ी डिस्कशन करो। संभाषा परिषद बता रखा, अगर चरक पड़ी होगी तो उसमें क्या बता रखा, वाद विवाद संभाषा परिषद बता रखा। क्यों ये संभाषाएं होती थी? एक तरह की CME या सेमिनारी तो है संभाषा। बिल्कुल। तो हम लोगों को टाइम टू टाइम कोई जैसे किसी ने कुछ रिसर्च करी तो हम वो रिसर्च छुपा के रखते हैं कि नहीं यार इसे पता ना चल जाए, क्योंकि इसने कर लिया तो फिर हमारा तो नाम ही हो जाएगा, भाई खुश होना चाहिए। तो ये चीजें। और एक और चीज कहना चाहूंगी मैं, हम लोग आयुर्वेद के हैं, चलो कई लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मॉडर्न प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो चलो कोई बात है, अच्छी बात है। लेकिन हमें कब क्या चीज करनी चाहिए इससे ज्यादा पता ये होना चाहिए कि किस चीज को कब नहीं करनी चाहिए, साइड इफेक्ट क्या है। अगर ये चीज लेके चलोगे, बी ए सेफ साइड, कोई तुम पे उंगली नहीं उठाएगा। तो हर चीज का एक कहते हैं ना कि जैसे आप हमने पढ़ा एनोरेक्टल में क्षार सूत्र का बहुत ही यूज है, ठीक है। अब जैसे हमने फिशर परिकर्तिका में कर दिया तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सबका ध्यान भी रखना है आप लोगों को। और बाकी अपनी स्टडी अच्छे से करनी है, बस जो भी आप पढ़ रहे हो, संहिता पढ़ रहे हो, उनको अच्छे से पढ़ो। संहिताओं को पढ़ने का तरीका सीखो कि पढ़ना कैसे है संहिताओं को। आधों को पढ़ने का तरीका नहीं आ पाता है, तो वो चीजें आप अच्छे से सीख जाओगे तो आप अच्छा कर पाओगे आयुर्वेद में। अच्छा मैम, जैसे आप एनोरेक्टल सर्जन हैं, तो आजकल क्या होता है कि लोग शर्माते हैं बताने से किसी को प्रॉब्लम हो। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन जहाँ तक मेरे को लगता है मैम कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। जिस हिसाब से लोग फूड खा रहे हैं बाहर का, पिज्जा बर्गर हम भी खाते हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये दो बीमारी ऐसी है जो कॉमन है। और अगर किसी को पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो किसी दूसरे को नहीं बताता, अपने फैमिली मेंबर को नहीं बता पाता। तो इस चीज के लिए थोड़ा आप बताएं, इसमें अवेयर करें लोगों को कि क्या है ये तीनों चीजें।
ओके, देखो सबसे पहले देखो मेरा जो एक अपना अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मैं मेडिसिन से ज्यादा प्रेफर करती हूँ हमारे लाइफस्टाइल, है ना। हमारे आयुर्वेद में बताया निदान परिवर्जन, उससे सर्वश्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। अब चलो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, ठीक है, लेकिन निदान परिवर्जन कर ही नहीं रहे हो, वही चीजों का, निदान वाली चीजों का सेवन कर रहे हो, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जो सबसे ज्यादा एनोरेक्टल प्रॉब्लम है उसका एक मेन रीजन है हमारा जो लाइफ स्टाइल है। अब जो ये कॉन्स्टिपेशन की आप बात कर रहे हो, हम लोगों का जो क्या कहते हैं स्लीपिंग टाइम है, ठीक है, उठने का टाइम है, ठीक है, वर्क टाइम है, ये सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। अब आपने शायद एक चीज पढ़ी होगी, हितासी स्यान मिताशी स्यान काल भोजी जितेंद्रिय अपश्यन रोगन बहुन कष्टान। ये एक श्लोक है जिसमें क्या बता रखा कि अगर आप हितासी यानी हितकर आहार विहार का सेवन करोगे, मिताशी यानी मात्रा पूर्वक भोजन का सेवन करोगे, और काल भोजी यानी द्विकाल, आयुर्वेद में द्विकाल भोजन बताया है ना, इनका सेवन करोगे। जैसे अगर आपकी ब्रेकफास्ट टाइमिंग अगर 10 बजे की है तो वो एग्जैक्ट 10 ही होनी चाहिए, 10 से वो 15 मिनट लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया स्किप कर लो, फल का सेवन कर लीजिए, है ना। जो लोग इसके अकॉर्डिंग आहार का सेवन करता है उसे कभी कोई रोग ही नहीं हो सकता है। अब आपने बताया ना, देखो प्रमेय चिकित्सा में क्या बता रखा है, डायबिटीज बहुत कॉमन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो डायबिटीज में क्या बता रखा, 1000 कदम चलने को बताएं। तो आज क्या 1000 कदम कोई चलता है? कोई भी नहीं। बस एक ट्रेंड बना दिया, जिम जाना है, ठीक है। और हाँ, जिम के नाम से याद आया, जो ये प्रोटीन ले रहे हैं, है ना, और अपनी मतलब डाइटिंग कर रहे हैं, इसका भी एक कॉन्स्टिपेशन, इसका भी एक रीजन है, है ना। तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बहुत से लोगों में देखा जा रहा है। प्लस चलो आप ये तो खाने की बात है, प्लस इसके अलावा आप अपनी डाइट में वाटर इनटेक अपना ज्यादा रखिए, ठीक है, फाइबर डाइट ज्यादा रखिए, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हैं, जूसेस, लोग ट्रेंड है कि शेक वगैरह ले रहे हैं या फ्रेश जूस ले रहे हैं, फ्रेश जूस की जगह आप एक ऑरेंज खा लो, एक सीजनल फ्रूट्स खा लो, इससे अच्छा फाइबर डाइट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और टाइमली सो गए और टाइमली उठ गए तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी, है ना। और अगर किसी को है भी तो एक बार अपने डॉक्टर से बात करें इस बारे में खुल के, ठीक है। जितनी भी है एनोरेक्टल डिजीजेस का मेन रीजन एक कॉन्स्टिपेशन ही है। और जो फेशर है, फेशर हमारे जो टीनेजर्स हैं इसमें बहुत देखा जाता है। उसका रीजन क्या है, जो ये चाइनीज फास्ट फूड, मोमोज, नूडल्स एंड ऑल, ये देखो ये चीज हम बंद तो नहीं कर सकते। अगर हम ये बोले कोई मत खाना तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं खुद खाती हूँ, लेकिन अगर आप जिस दिन ले रहे हो मैदे की बनी चीज, अपना वाटर इनटेक ऐसे रखो, ठीक है, बहुत स्पाइसी खाना मत वो करो, ठीक है। बस जहाँ पे एक बार कॉन्स्टिपेशन हुआ वहां पे आपको ये सब चीजें होने की चांसेस हो सकते हैं। तो जैसे लाल मिर्च का सेवन नहीं करो ज्यादा, ठीक है, गरम मसाले, है ना, मैदे की बनी चीजें ओकेजनली चलते हैं, लेकिन वही है ना कि अति मात्रा में तो क्या कहते हैं औषधि भी जहर बन जाती है ना। तो हर चीज की एक लिमिट मात्रा है, वो हम आज के बच्चों को नहीं रोक सकते हैं कि आप फास्ट फूड या जंक फूड मत खाओ। अपनी जैसे वीकली 1 टाइम ले लीजिए, ठीक है। कई लोग छोले भटूरे डेली खा रहे, उसकी जगह रोटी सब्जी ले लो आप, इससे अच्छा ब्रेकफास्ट तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी। और अगर किसी को कोई भी ऐसी एनोरेक्टल डिजीज या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी लाइक जैसे हमें नहीं पता कि क्या चीज है, अगर मोशन करते हुए किसी को ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, या कुछ भी इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप केमिस्ट से मेडिसिन लेने की बजाय अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और सिर्फ मेडिसिन ना लें, उन्हें प्रॉपर चेकअप करवाएं। क्योंकि बहुत से लोग हमने जैसे प्रेशर के पेशेंट आते हैं, आपने बताया कि लाइक मैम ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है, ये हो रही है, ठीक है, आपको भी चेक नहीं करना था, डॉक्टर ने भी चेक नहीं करा, देना आपने मेडिसिन लिख दी, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि कुछ मस्सा सा लटक रहा है, वो मस्सा सा मोस्टली लोग क्या समझते हैं, वो उसे हेमोरॉइड्स या पाइल समझते हैं। एक्चुअली होता वो नहीं है। कई बार फेशन में देखो, कई बार फेशन में क्या होता है, जो हेमोरॉइड्स हम लेते हैं जब चेक करो तो वो चीजें क्या होती है, वो पाइल या स्किन टैग, सेंटिनियल टैग कहते हैं उन्हें, है ना। तो वो पाइल्स ना होके फेशर के बाद बन जाता है, स्किन टैग बन जाता है। तो हमेशा पहले प्रॉपर चेक करवाएं, देन उसके बाद ही मेडिसिन लें। क्योंकि देखो आपकी ये छोटी सी चीज कब बड़ी हो जाए, वो फिर चीजें डे बाय डे और डेंजरस होती जाएंगी। तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इस बारे में। अच्छा मैम, कई बार लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को लगता है पेन होता है, वो समझते हैं हमें पाइल्स हो गया, वो नॉर्मली मेडिसिन लेते हैं,
और कहीं से भी ले ली, जैसे आपने बोला कि मेडिकल स्टोर से जाके ले ली, कहीं से भी ले ली, कुछ टाइम के लिए उनको पेन में रिलीफ हो गया, तो हाँ एग्जैक्टली और फिर बाद में जाके उन्हें पता चलता है कि नहीं वो कम नहीं हुआ था, वो तो और बढ़ रही थी अंदर ही अंदर। यही एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ। अब देखो मोस्टली मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, उन्हें मेडिसिन दी, एटलीस्ट जो एक्यूट, अगर मैं फेशर की बात करूँ तो एक्यूट जो फेशर है, मतलब लाइक आज ही किसी को फेशर अगर जनरली बोलो तो परिकर्तिका कहते हैं। नॉर्मली जो हमारी एनल ग्लैंड्स होती है, अगर एनाटॉमी की बात हम करें तो एनल ग्लैंड में हमारा अगर फोर्सफुली कोई चीज जाएगी, है ना, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल एक कट लग जाता है ना, जिससे ब्लीडिंग होती है। अब ऑब्वियसली वो जैसे स्पाज्मोटिक पेन होगा, हल्का सा ब्लीडिंग होगी, है ना। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर विद इन 15 डेज तक का जो 14 to 15 डेज तक का जो फेज है इसका, उसे हम एक्यूट फेशर कहते हैं। उसके बाद का वो क्रॉनिक हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइमली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो 15 डेज का वो जो फेशर है उसे हील होने में कम से कम 45 डेज लगते हैं। उसका रीजन ये देखिए, नॉर्मली हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, कहीं पे भी कट लगा, हमने कोई मेडिसिन नहीं लगाई, कुछ भी नहीं वो किया, तो वो धीरे धीरे खुद ही हील हो जाएगा, खुद ही हील होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब हील तो होना चाहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है इसका कि वो फीकल मटेरियल की वजह से इन्फेक्शन रहता है ना। तो उसे हील होने में थोड़ा सा लेक्सेटिव देना या थोड़ा सा इस तरीके से प्रिवेंट करना, तो कम से कम जो लोग प्रॉपर 45 डेज इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज वो स्किन टैग बन जाएगा और उन्हें आगे दिक्कत होगी। और कई लोगों को क्या लगता है 1 वीक मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को रहता है कि बस दर्द नहीं हो रहा, ब्लीडिंग नहीं हो रही, दैट्स इट। तो वो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, मेरे को लगता है मैम अभी जैसे सारी चीजों के लिए, डायबिटीज हो गया, आपका HIV हो गया जी, बड़ी बड़ी डिजीजों के लिए भी नेशनल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं, नेशनल प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन अभी तक भी कोई भी हमारी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए अगर हम बेसिकली बोले तो कोई भी नेशनल प्रोग्राम अभी तक नहीं चलता है। आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली होना चाहिए, लेकिन खाने पीने से तो आप किसी को नहीं रोक सकते हो ना। बिल्कुल। मेन चीज हमारा, अगर हम अपनी फूड हैबिट और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपने रूटीन में डालिए, योगा डालिए, है ना। जरूरी थोड़ी ना कि जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, प्रोटीन पाउडर लेना है, ठीक है। मेरा खुद का रूटीन है, मैं अर्ली मॉर्निंग, अर्ली तो नहीं हो पाता कई बार, लेकिन दिन में जब भी आपको टाइम मिले तो कम से कम 25 से 30 सूर्य नमस्कार जरूर करो। उसके 2-3 फायदे होंगे। एक तो आपको जो ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है इनसे आप बचोगे, दूसरा खुद को हेल्दी फील करोगे, ठीक है। आप हेल्दी है तो खुद स्किन भी ग्लो करेगी, गर्ल्स के लिए स्पेशली, है ना। तो और एक एज के बाद हार्मोनल चेंजेस बहुत होने लगते हैं, तो उसके लिए तो मैं यही सारी चीजें कहूंगी कि आप अपने रूटीन में योगा जरूर करें। उसके लिए आप घर पे कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं उसके लिए आपको 2-3 हजार रुपए खर्च करके कहीं योगा सेंटर जाना है या कहीं जिम विम जाना है। आपको प्रोटीन लेना है, प्रोटीन पाउडर की जगह आप अपने स्प्राउट्स भिगो के रखिए। दाल, मूंग की दाल आप रात को भिगो दो, सुबह उस पर स्प्राउट्स बना के खा लो। इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। प्रोटीन का प्रोटीन, हेल्दी का हेल्दी। मैम जैसे ना आपके पास कोई पेशेंट, आप थोड़ा हॉस्पिटल लाइन पे आते हैं आपके okay. तो आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आया है कि वो कोलन कैंसर करके आया हो और पहले उसे पता ना हो? ओके, एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे क्या नाम है, मंगलौर से पहले एक जगह है लंडौरा, तो वहाँ पे एक पेशेंट आई थी, है ना। लेकिन वही चीज है, कोलोन कैंसर तो था उन्हें, लेकिन वो चीज हम टच नहीं करते, उसे हम हायर सेंटर ही रेफर करते हैं। क्योंकि देखो ये चीजें अवॉइड करना, वो लेडी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो जैसा आयुर्वेद में बता रखा है, इवन यहाँ पे भी एक पेशेंट हेलिक में आई है मेरी एक पेशेंट, तो यही था कि मैम पाइल्स है, ठीक है। अब जो उनके साथ उनका बेटा आया था, वो छूटते ही कहता है मैम कुछ ऐसा करो कि ना ऑपरेशन ना करवाना पड़े। जब मैंने उन्हें चेक किया पेशेंट को, तो आयुर्वेद में अर्बुद का जो बता रखा ना कि कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, बिल्कुल पूरा वेजाइनल एरिया से लेकर पूरा पेरिएनल स्किन, बिल्कुल बहुत ही हार्ड, ठीक है। वो पूरा, फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये पाइल मास नहीं है, ये आपको ये पूरा, आप इसकी जांच करवाइए, ये सीए है आपको। तो मतलब ऐसे भी लोग आते हैं जो अवॉइड करते हैं। तो इस चीज को मेरे ख्याल से अगर अर्ली स्टेज में नहीं डायग्नोस करा तो होगा। तो हमें हर चीज, आजकल देखो जैसे बैक एक है, बहुत कॉमन है, ठीक है। बैक एक के भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, तो अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। कब छोटी छोटी चीजें कब आपको कब बड़ा रूप ले ले, उसका कुछ मतलब नहीं है ना। तो मैम अगर स्टार्टिंग में कोलन कैंसर होता है तो उसे ट्रीट करा जा सकता है? किया जा सकता है। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ट्रीट किया जा सकता है, ट्रीटेबल है,
तो मैम आपके हिसाब से आयुर्वेद की सबसे अंडररेटेड थेरेपी कौन सी है जो बहुत अच्छी हो सकती है? देखो, आयुर्वेद अपने आप में ही इतना अच्छा है। किसी भी क्षेत्र की या फील्ड की बात करो, किसी भी सब्जेक्ट की, सब में अपना सबकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर हम गायनी की बात करें, उत्तरवस्ती का कितना अच्छा रोल है ना, इनफर्टिलिटी के पेशेंट में, प्लस इसके अलावा जैसे ही हिस्टोसल्फेंजियोग्राफी को रिप्लेस करा है ना। प्लस अगर हम पंचकर्मा की बात करें तो उसमें अगर हम इसकी बात करें, क्या नाम है, कोई लाइक नींद नहीं आ रही है किसी को, ये मेंटल डिसऑर्डर है, वट कुछ भी बहुत ज्यादा वो चल रहा है, सीपी के बच्चे, उसमें पंचकर्मा का कितना अच्छा रोल है। ठीक है, और पीडिया में बात करें, स्वर्ण प्राशन कितना बढ़िया, जो आचार्य काश्यप ने बनाया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इतना बढ़िया है। ठीक है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जिसके बारे में ये बोला जा सके कि हाँ, कि मतलब अगर हम पैथोलॉजी की बात करें, रोग निदान की, तो उसमें देखो अष्टवेद परीक्षा बता रखी है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें, अष्टवेद परीक्षा में कितनी सारी चीजें बता रखी है, अगर मल मूत्र जिह्वा, ये सारी चीजें, नाड़ी परीक्षा, है ना। और अगर हम इसकी क्या नाम है सर्जरी की बात करें तो अपना क्षार सूत्र कितना अच्छा है। ठीक है, अगर मैं अपने फील्ड की बात करूं तो आई थिंक क्षार सूत्र की, अगर देखो, क्षार सूत्र फिस्टुला में एक रामबाण उपाय की तरह है। आजकल जैसे कई बार पेशेंट आते हैं, इवन जॉली ग्रांट के, एम्स के, तो फिस्टुला ऑपरेट किया है तो उसमें मेडिकेटेड सेटॉन लाइगेट ये करके किया रहता है। लेकिन उसमें भी एक चीज मैं आपको बताऊं, कहाँ पे यूज करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं कि तुमने सेटॉन कुछ भी बांध दिया है ना, तो लोग उसे मेडिकेटेड सेटॉन नाम दे रहे हैं, तो वो अपना क्षार सूत्र है ना। तो कैसे कैसे मतलब डिजीज इसे ठीक किए जा रहे हैं। ठीक है, एक पेशेंट मेरे पास आई थी, इंटर मेमोरी पाइलोनिडल साइनस था, तो मेमोरी ग्लैंड के बीच में इतना बड़ा कम से कम साइनस था, 2 बार ऑपरेट करवा चुकी थी। ये किसी एमबीबीएस एमएस ने ही रेफर किया था। तो उनका मुझे फोन आया था, डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी चीजें हैं, 16 साल की लड़की है, 2 बार तो ऑपरेट कर चुका हूँ, उनकी मदर भी थोड़ा स्कार है, उसको लेके थोड़ा परेशान थी। लोकल में मैंने उसे हल्का सा क्यूरेट करके एक साइड से, देन क्षार सूत्रा डाल दिया, क्षारवर्ती करके। ठीक है, अब बिलीव करोगे, आई थिंक 2 या 3 एक दिन छोड़ के मैंने क्षार सूत्रा चेंज करा है। विद इन 1 वीक वो खुद ही हील हो गया, जितना ड्रेनेज था, जितना कुछ भी था। इवन मैं अभी फोटोज आपको शेयर करूंगी, तो ये एग्जैक्टली तो मतलब कितना अच्छा ये काम कर सकता है, वो चीज एक देखने वाली चीज है। प्लस जैसे हम अगर आप थेरेपी की बात कर रहे हो, मेरे हस्बैंड को टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम थी, आज से नहीं बहुत सालों से थी, तो बिल्कुल इतनी मेडिसिन लेके इतना मतलब लाइक कितने तो पेन किलर लेते थे, तो उन्होंने जस्ट अपना विद्यक्रम करवाया था, अग्निक्रम। ठीक है, तो अग्निक्रम करवाया, आप बिलीव करोगे विद इन 10 मिनट आराम मिल गया, और आई थिंक 3 साल पहले करवाया था, और अभी तक उन्हें वो पेन ही गायब है। तो ये चीज है, ये आयुर्वेद की एक पावर है। तो आयुर्वेद में बहुत दम है, बशर्ते तुम करने वाले हो। और दूसरा देखो, सियाटिका का अगर मैं बताऊं, ठीक है, सियाटिका का क्या सीन है, सियाटिका है हमारी चरक ने आचार्य सुश्रुत ने क्या बता रखा है, जानों से 4 अंगुल नीचे या 4 अंगुल ऊपर इसको बता रखा, अग्निकर्म करने का, रक्त मोक्षण सिरावेद का बता रखा है। ठीक है, प्लस इसके अलावा इसमें इन्होंने ये बता रखा, कुछ हमारे आचार्य ने अगर बताया तो वो सोच के बताया होगा। प्लस इसके बाद इन्होंने एक चीज और बता रखी, लंबो सैक्रल जो रीजन है, यानी जहाँ पे हमें सैक्रम एंड लंबर पॉइंट है, ठीक है, वहां पे आप अगर अग्निकर्म करो, ठीक है, और अपने एंकल जॉइंट पे अग्निकर्म करो, ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट है, और बिल्कुल सियाटिका का पेन बिल्कुल गायब। 4-5 सेटिंग लो उसकी हर चौथे दिन में, बहुत अच्छे रिजल्ट है। क्या नहीं है हमारे पास, लोग कहाँ से हमारे पास आते हैं। अगर सीकेडी की बात करें तो सीकेडी में बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे उसमें। मेरी मदर इन लॉ जो मतलब इससे सफर कर रही हैं, उनका खुद ही वो कहते हैं ना 10वीं परीक्षा, तो बिल्कुल बेड रिडन हो चुकी थी, उनका भी आयुर्वेद की तरीके से इनका ट्रीटमेंट हुआ है। और आप बिलीव करोगे कि बिल्कुल जो कहते हैं ना 10वीं परीक्षा की, कैसे उठना बैठना सारी चीजें करके, बहुत फर्क था, बहुत फर्क। तो हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी चीजें, बहुत ताकत है। अगर आप कोई भी एक फील्ड या एक चीज चूज कर लो, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे ख्याल से आज
स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, आप लोगों को भी, शायद मैम भी एग्री करेंगी, कि आप लोग एक लिस्ट बनाओ कि कितने स्कोप्स हमारे आयुर्वेद में हो सकते हैं, कितनी थेरेपीज हम कर सकते हैं, और उनमें से किसी एक थेरेपी में अगर आपका इंटरेस्ट आ जाए तो बस उसी को पकड़ के और उसी को फॉलो कर लो, उसी पे आप बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई भी एक चीज पकड़ लो, ठीक है। लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं प्लीज अपने आयुर्वेद को आगे बढ़ाओ। बहुत कुछ है जिसे कहीं सीखने को नहीं मिल रहा, वो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे पास आए, ठीक है। अभी सिर्फ क्षार सूत्र का चल रहा है, ठीक है, एनोरेक्टल का चल रहा है, लेकिन अभी जैसे लाइक आप ही के सीनियर्स हैं, उनकी 2-3 गर्ल्स की क्वेरी है कि मैम हमें गायनी में करना है, ठीक है। इवन बहुत से टीचर्स हैं, उन्हें भी गायनी में करना है, उत्तर बस्ती का करना है। तो हम लोग आगे कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, लाइक जिसे जरूरी नहीं हर किसी को सर्जरी में ही इंटरेस्ट हो। बहुत से कहते हैं ना कि सर्जन के लिए थोड़ा सा जिगरा बड़ा होना चाहिए, जिगरा ज्यादा है, कई लोग नहीं देख पाते ब्लड एंड ऑल, है ना। तो मैं आपको एक चीज कहूंगी, जो लोग गायनी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने इसमें, कई एक्चुअली मैं सिर्फ एनोरेक्टल का देखती हूँ, लेकिन कई बार जैसे कोई पर्सनल पेशेंट हो जिन्हें कोई दिक्कत हो, उन्हें आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी देती हूँ। तो जैसे अभी एक पेशेंट थी, उनकी सस थी जिसे ऑपरेट करना था, सिर्फ अपने आरोग्यवर्धिनी और कांचनार से विद इन 2 मंथ उन्हें ये कहा सर्जरी करवानी ना 2 महीने बाद करवा देना, बिल्कुल 0, कोई सस नहीं है, ठीक है। जो इरेगुलर मेंसेस है, सारी चीजें ठीक है, सब चीजें। तो आयुर्वेद में बहुत सी पावर है, बस चीजें इसलिए नहीं हो पाती हैं। देखो रसगुण वीर्य विपाक, जो द्रव्य गुण का सिद्धांत है, कि हम आचार्य ने भी दिया है कि चूर्ण की जो सवीर्यता विधि है वो कब तक रहेगी, है ना, और इसका आशा बरस का कितना है, किसका कितना है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी। अपने आज ये देख लो, डेंगू देख लीजिए, डेंगू में क्या वो करता है, कैरी पपाया देते हैं। कैरी पपाया क्या है, पपाया लीफ से बना हुआ ही तो है, और क्या है। बहुत सी ऐसी क्रॉनिक डिसऑर्डर हैं जिनमें हमारा ये क्या नाम है, आयुर्वेद कितना बढ़िया काम करता है। अगर बात करें, देखो जैसे अग्निकर्म है, ठीक है, अग्निकर्म मोस्टली वात व्याधियों में ज्यादा यूज कर रहे हैं, के गुण देखें, ठीक है, उष्ण है, ठीक है। तो अगर दोनों ऑपोजिट है तो कैसे काम कर रहा है, वेटिएटेड वात दोषा एंड कफ को कम कर रहा है, तो दोनों एक तरीके से प्रॉपर्टी उन दोनों की डिफरेंट है, तो वो उसे कम कर रहा है, सर्कुलेशन बढ़ा रहा है उस एरिया का। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, आप पंचकर्मा कर सकते हो, आप जनरल प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन करो प्योर आयुर्वेदिक, नेक्सोपैथी मत करो, ठीक है। मैं तो एक ही चीज कहूंगी, ठीक है मैम। बहुत लुभावने ऑफर देते हैं MR के, लेकिन अपनी जो संहिता वाले हैं वो चीज करो, देखो एक पल को मैं एक चीज और बोलूंगी, पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन नाम बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है। इसलिए हमेशा अपने पेशेंट को प्रायोरिटी दें, ठीक है, उसके लिए जो बेस्ट है वो करें। तो मैम कोई एक ऐसी लाइन जो आप हर स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, आयुर्वेदिक हर स्टूडेंट को जो BMS में है, ताकि वो उसे उसकी लाइफ में हिम्मत दे, कॉलेज में हिम्मत दे, और उसके बाद उसे अच्छा करने में मदद करे। देखो, जब जागो तब सवेर, ठीक है। कभी ये मत सोचो कि हम लेट हो गए, आई विश मैंने पहले से पढ़ लिया होता, आई विश मैंने ये कर लिया होता, ठीक है। अब देखो, किसी की लाइफ शुरू होती है 20 साल से, किसी की शुरू होती है 50 के बाद। तो अगर आपको आज लग रहा है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, तो डेफिनेटली करो। ये मत सोचो कि मेरी उम्र क्या होगी, मेरे ऊपर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या नहीं है। अगर आप सच में करने वाले हो तो आज से ही शुरू कर दो। अगर आपने सोचा कि मुझे ये चीज करनी है, तो आज से करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं, अभी लेट नहीं हुई है, तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और ये भी नहीं है कि कल से करूंगा, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो इसलिए आज से शुरू करो। तुम्हें एक ही लाइफ मिली है बेटा, ठीक है। अगर तुम आए हो तो तुम कुछ अच्छा करके दिखाओ। आप ले लीजिए, बहुत सी ऐसी चीजें ले लीजिए, ऐसे ऐसे जिन्होंने अपनी पैथी में काम किया है, वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा, देखो 2 चीजों के लिए होता है ना, एक नेम, फेम और मनी। तो सबसे पहले नेम, देन फेम, आफ्टर अगर दोनों चीजें होगी तो मनी अपने आप आ जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है, जो लोग कहते हैं ना कि MBBS कर लिया, इतने पैसे आएंगे ही आएंगे। भाई आप काम करना तो शुरू करो, ठीक है। आप पैसे को पीछे मत भागो, आप 0 लेवल से शुरू करो, अपना काम अच्छा करना शुरू करो, आपका नाम बनेगा। नाम बनेगा तो कहते हैं ना, कीर्ति ख्याति 10 जगह जाएंगी, 10 जगह जाएंगी तो 10 लोग आएंगे, तो धन की प्राप्ति भी होगी। तो मैं तो इसी चीज में बिलीव करती हूँ। बिल्कुल मैम। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, मैं स्टार्टिंग में जब बैठना शुरू किया था, 1 महीने तक
कोई एक पेशेंट, 2 पेशेंट, तो ये लगता था यार मैं कर क्या रही हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना डिप्रेशन वाले फेज में, लेकिन फिर लगा नहीं कोई बात नहीं, काम शुरू किया है, एक ना एक दिन अच्छा होगा, टच वुड, और लाइफ अच्छे से एंजॉय करो। मैं तो जियो और जीने दो। मैं तो इसी चीजों में करती हूँ। और मैम जैसे कई स्टूडेंट होते हैं ना कि देख भी रहे होंगे अभी, जिन्होंने इंटर्नशिप कर ली है, 2-3 साल अपना उन्होंने मॉडर्न में प्रैक्टिस करा, एलोपैथी हॉस्पिटल में गए, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। वो लोग अगर वापस आना चाहते हैं, थोड़ा उनको भी आप मोटिवेट कर दो कि आप लोग आ सकते हो, वापस से अपने आयुर्वेद में आ सकते हो, दोबारा से किताब उठा के अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छा कर सकते हो। देखो, जिसका मेरे को सिर्फ एक चीज समझ आती है, अगर उनका इंटरेस्ट एलोपैथ में है तो ठीक है करो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज पकड़ लो जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो। समझ रहे हो ना, अगर किसी को सर्जरी में ज्यादा इंटरेस्ट है वो उसमें जाए, किसी को अगर पीडिया में ज्यादा इंटरेस्ट है तो पीडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, है ना। सिर्फ पीडिया का ही काम करें, वो डबल जगह हाथ या पैर मत हो। किसी को गायनी में इंटरेस्ट है, प्रॉपर गायनी का करें, ठीक है। बहुत लोग कर रहे हैं ऐसी प्रैक्टिस। किसी को अगर लाइक मेडिसिन का है तो मेडिसिन में प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है। कई लोग क्या होता है कि जैसे ये क्या ना प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, इस चीज में बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, टैपिंग कर रहे हो बढ़िया सा, ठीक है। तो एक चीज पकड़ो, कोई भी एक चीज करो, लेकिन 10 जगह हाथ पैर मत फैलाओ। एक काम करो, अच्छे से करो, ठीक है। और अगर आयुर्वेद की तरफ आना चाहते हो, इससे अच्छी बात तो और हो ही क्या सकती है। आपके लिए बहुत सी ऐसी चीजें हम लेके आएंगे कि किसी को इधर उधर ना जाना पड़े, क्योंकि आई थिंक जैसे उत्तर बस्ती है, उत्तर बस्ती के लिए लोग साउथ की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, फाइनेंशियली, टाइम के अकॉर्डिंग, हर चीज हम यहीं पे करवाएंगे और टाइम टू टाइम आगे कुछ वर्कशॉप करवाएंगे, है ना, ताकि स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो ये चीज हमारी कोशिश है, ये एक नई, मेरे को भी कराना है। श्योर बस डिग्री लेके आ जाओ, अच्छे मार्क्स से पास होके, है ना। मैं भी आप लोगों को कुछ टाइम बाद दिखूंगा मैम के साथ करते हुए। तो बहुत अच्छा कोर्स मैडम ने चला रखा है ना। जिसको भी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग नीचे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोगों से कनेक्ट भी कर लूंगा। नीचे कांटेक्ट नंबर भी शेयर रहेगा मेरा, मैडम का मैं ऑनलाइन हैंडल भी डाल दूंगा, आप लोग मैडम से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग मैडम से कभी भी पूछ भी सकते हो, कोई भी डाउट। मैम बहुत अच्छा हमें पढ़ाती भी थी और गाइड भी बहुत अच्छा करती है मैम। अगर आप कहीं पे भी फंसे हुए हो किसी भी फेज में, बीएमएस में ऐसा होता है मैम, अक्सर स्टूडेंट बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है हम आगे क्या करें कैसे करें, आप लोग एक बार मैम से कनेक्ट करना और आप हमेशा ही मैम को याद रखोगे, ये मेरी गारंटी है। प्लस इसके अलावा जैसे एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, इवन सेकेंड ईयर से ही पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी का होता है, लिमिटेड सीट होती है, किसी का नहीं होता है। तो मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिंदगी रुकने गई है, प्लेन बीएमएस करके आप अच्छी प्रैक्टिस करके बहुत नाम कमा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये मत सोचिए। हमेशा एक चीज मुझे समझ आती है कि कहते हैं ना, गॉड ने तुम्हारी डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी है। अगर आपका नहीं हुआ है सिलेक्शन, होपफुली आपके लिए कुछ और अच्छा हो, ठीक है। और डे बाय डे जिस तरीके से कॉलेज की कंडीशन हो रही है, हर जगह तो पीजी कॉलेजेस खुल गए हैं, है ना, तो सैचुरेशन इतना हो रहा है, ठीक है। आप 3 साल इतने साल पहले मेहनत करे, फिर 3 साल पीजी करे, देन उसके बाद सिर्फ एक कॉलेज में पढ़ाना, इसके अलावा प्रैक्टिस भी करो। मैम जैसे कि मेरे को लगता है ये मेरा क्वेश्चन है कि शायद कोलोरेक्टल जो सर्जन होते हैं उनको थोड़ा सा मतलब ओपन अप, थोड़ा फनी टाइप होना पड़ता होगा, क्योंकि मोस्टली पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो बिल्कुल चुप होके आते होंगे, बैठ गए और एकदम से चुप हो रखे, थोड़ा बताने में शर्माते होंगे। तो कौन सी आप ऐसे मतलब स्टार्टिंग कैसे करते हैं आप बातें थोड़ा स्टार्टिंग से कि देखो ओपन अप करने के लिए? सबसे पहले एक डॉक्टर कभी मेल और फीमेल नहीं होता है, सेम पेशेंट कभी मेल और फीमेल नहीं होता। पेशेंट मतलब पेशेंट, ये एक डॉक्टर और पेशेंट की जो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप होता है, ठीक है। बहुत से लोग जैसे कई बार बॉयज आते हैं, उन्हें थोड़ा सा कहीं पर कई बार मेल भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेल और फीमेल को वो उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है। लेकिन देखो, डॉक्टर होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप पहले अपना कहते हैं ना कि आप कभी ऐसा फील ही मत करवाओ कि मैं फीमेल हूँ या वो मेल है, ठीक है। तो ये कहते हैं ना पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप, वो मैटर करता है, ठीक है। उसे इतना कंफर्ट बनवाओ, है ना, कि लाइक वो मेल है फीमेल है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए क्या है वो,
उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को भी, अपने स्टाफ को भी और सबको एक चीज कहती हूँ, हॉस्पिटल आने के बाद तुम मेल और फीमेल नहीं हो। जो स्टाफ है नर्सिंग स्टाफ, वो नर्सिंग स्टाफ है, पेशेंट मतलब पेशेंट, और डॉक्टर मतलब डॉक्टर। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले अपने पेशेंट का भरोसा जीतें, है ना, तभी वो आपको चेक करवाएगा। या बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उसमें भी कुछ ऐसा है कि लाइक जैसे मेल पेशेंट है तो एक मेल अटेंडेंट जाके प्रॉपर जो पोजीशन है वो करवा के देन डॉक्टर्स को, है ना। बिल्कुल मैम। तो ये है, बाकी मैडम थोड़ी तो फनी है, मैडम जो भी आता है वो बात करते हैं मैडम से, वैसे ही ओपन अप हो जाता है, वैसे ही खुश हो जाता है। तो ये भी है मैम, फर्क पड़ता है कई बार फेस से भी ना, अगर डॉक्टर का फेस अच्छा हो तो पेशेंट अपना ओपन हो जाता है। डॉक्टर अभिषेक कुछ और पूछना चाहोगे? नहीं मैम, बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा सबको कि मैम की स्टोरी सच में बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत मजा आया मेरे को तो मैम पर्सनली आपके साथ पॉडकास्ट करके, और बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों को भी बहुत नया सीखने के लिए मिला होगा, मेरे को तो मिला ही है मैम नया सीखने के लिए आज भी। तो ऐसे ही देखते रहें आयुर्वेद संवाद चैनल को। अगर आप लोगों को भी मैम की स्टोरी अच्छी लगी है, आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा है, थोड़ी मोटिवेशन अगर आप लोगों को मिली है, तो जरूर करके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैडम का भी जो ऑनलाइन हैंडल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग मैडम से कनेक्ट कर सकते हैं, मैडम के कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर किसी को इनकेस मतलब कोई भी एनोरेक्टल प्रॉब्लम कुछ हो, तो आप गूगल पे डॉक्टर स्वाति रावत एनोरेक्टल सर्जन हरिद्वार करके आप गूगल कर सकते हो, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, है ना, कि अगर किसी को। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं ये हैंडल, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। और बाकी जो हमारा आयुर्मैक्स हॉस्पिटल है उसके बारे में भी मैं पर्सनली सबको बता दूंगी, है ना, उसका भी हैंडल। बाकी हाँ, बाकी देखो एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो हमारा ये कोर्स है वो आयुर्मैक्स हॉस्पिटल में हम लोग करवा रहे हैं। डॉक्टर ललित चौधरी सर हैं, डॉक्टर रेखा मैम है और मैं हूँ। तो सर्जरीज वगैरह दिन की कम से कम 9 से 10 सर्जरी रेगुलर होती है, ओनली एनोरेक्टल। बाकी जनरल सर्जरी तो अलग चीज है ना। तो आगे हम आपके लिए ऐसी डे बाय डे सरप्राइजिंग न्यूज देते रहेंगे। कोर्स के लिए बच्चों का बीएमएस कंप्लीट होना, मतलब उनकी इंटर्नशिप हो चुकी हो, डॉक्टर की डिग्री हो, है ना। तो कोई भी जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है आप इसे कर सकते हो। प्लस जिन लोगों को गायनी में करना है, बाकी हम ऐसे और कोर्सेज लेके आने वाले हैं, तो वो धीरे धीरे वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। हाँ, एक बार बन जाए देन आप ही के उसमें मैं करवाऊंगी। जी मैम, कुछ कोर्स मैम बीएमएस ऑनगोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी तो थोड़ा सा एक ऑनगोइंग इनके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, लाइक जैसे वर्कशॉप करवा सकते हैं, है ना। तो ऐसी टाइमिंग रखेंगे जिसमें बच्चों को भी डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। तो छोटे छोटे धीरे धीरे हम करवाएंगे। बस मेन चीज है, एक ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, है ना, और भारत को पहले की तरह विश्व गुरु बनाना है। बिल्कुल मैम, आप भी उसी में लगे। सब मिलके बनाएंगे, सब मिलके बनाएंगे। हम लोग जितने ज्यादा होंगे उतना हम अच्छा करेंगे, है ना। और किसी भी बच्चे को कुछ भी क्वेरी हो, इवन करियर से रिलेटेड किसी भी चीज की, प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कांटेक्ट करना आप लोग, है ना। तो ऐसे ही बने रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।